अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत दुनिया भर के सामने अपने सेकुलर चेहरे का ढिंडोरा पीटता है, यानी रियासत हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब को बराबरी की बुनियाद पर रहने का हक़ है। भारत ऐसा कहता है और हर तरह का मज़हब खुलकर अपनी रसूमात अदा कर सकता है, मगर रियासत के अंदर इसका चेहरा एक इंतहा पसंद हिंदू का ही है। और कई बार ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिससे भारत का इंतहा पसंदाना हिंदुआना चेहरा दुनिया के सामने आता है। 2002 के गुजरात फसादात हों या फिर आसाम बंगाल में मुसलमानों के घर जलाए जाने के वाक़यात, या फिर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय हुकूमत के जुल्म सितम बर्बरियत, इन सभी वाक़यात में हिंदुत्व नज़रिया और इंतहा पसंद सोच ही नज़र आती है और ये पूरी दुनिया को नज़र आती है। और ये वाक़यात मोदी हुकूमत में ऐसे बढ़ चुके हैं जैसे इन्हें रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अब हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान नूरपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात थे ज़ाहिर है, उनको ठेस पहुंची। मुसलमानों में एक गम और गुस्से की लहर उठ गई। 25 करोड़ मुसलमानों वाले भारत में इस वक्त मज़हब के नाम पर कौन कौन सी ज़्यादती नहीं हो रही। वहाँ घर गिराए जा रहे हैं, मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर डायरेक्ट गोलियाँ चलाई जा रही हैं और हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। और भारतीय सरकार की हठधर्मी को देखते हुए सारे दुनिया के मुसलमानों ने भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया है, जबकि भारत के मुसलमानों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मुसलमानों के गम और गुस्से पर भारतीय हुकूमत के इंतहा पसंद हिंदुआना सोच खुलकर सामने आ गई है और हमेशा वहाँ ऐसा ही होता है। और उन्होंने एहतजाज करने वाले मुसलमान जो हैं उनके घर गिराना शुरू कर दिए हैं, उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत में दंगे फसाद उरूज पर हैं। बाबरी मस्जिद शहीद करने का वाक़या हो, मुसलमानों बच्चियों से स्कूल आने के लिए हिजाब उतरवाने का मामला हो, या फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं की सोच खुलकर सामने आ चुकी है। तो फिर इंडिया और दुनिया भर में ये ख़ुद को सेकुलर साबित करने की बजाय कट्टर हिंदू रियासत का दर्जा आखिर हासिल क्यों नहीं कर लेता। एक और ये सवाल पैदा होता है कि इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर होने वाला जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, इस पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। इसी पर मैं बात करूंगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका। एजाज साहब, इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मुसलमान वहाँ एहतजाज के लिए निकलते हैं, डायरेक्ट गोलियाँ चलाई जाती हैं, उन्हें मारा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उनको बेघर इस तरह किया जा रहा है कि उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ से तो ये साबित नहीं हो जाता कि उन जो जुल्म करने वाले हैं, जब पुलिस है, ये सब कुछ रियासत करवा रही है, रियासत की पूरी इन्वॉल्वमेंट शामिल है इसमें। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत खुद अपना चेहरा दुनिया के सामने मसख करने पर तुला हुआ है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी का एक रिकॉर्ड है, मोदी साहब का एक रिकॉर्ड है, गुजरात में है। और उसी तर्ज पर, उसी लाइन पर आपने बड़ी सारी अच्छी तफसीलात बताई। मैं अगर थोड़ी सी तस्वीर को बड़ा करूं, अगर आप इजाज़त दें जी, तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान को इस बात की शय इसलिए मिल गई है क्योंकि अमेरिका जो एक बड़ा मुल्क है और बड़ी ताकत है, वो इस वक्त अपना जो उसका आलमी मकसद है वो चीन के खिलाफ घेरा तंग करना है, जिसमें वो समझता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो पिछली 2 दहाइयों में अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी नवाज़शात की हैं, अस्करी मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में। ऐसे में जो उनकी इस वक्त क़यादत है, मोदी साहब जो हैं, वो इतनी हिम्मत और हौसला पकड़ गए हैं कि उनका अब ये ख्याल है कि वो अपने जो मकासद पहले लेकर आए थे उनको अब वो पूरा कर सकते हैं। पहला मकसद उनका ये था कि हम किसी तरह से भी इसके अंदर एक हिंदू रियासत अब हम कायम कर दें, एक तो ये था। और दूसरा उनका मकसद ये था कि इस इलाके में
अब हम थानेदार बनेंगे, हम पुलिसमैन बनेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि अगर अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी इजारादारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, अब इन दोनों के बड़े ही भयानक नताइज मुझे सामने नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान के अपने लिए। और एक तो ये है कि जब आप मुल्क के अंदर जहाँ पे इतनी अकलियतें बस रही हों, वहां पे आप एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू रियासत बनाना चाहेंगे तो जाहिर बात है रिएक्शन होगा। और जब रिएक्शन होगा तो एक तलातुम हिंदुस्तान में बर्पा होने जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के जो अपने कुछ सर्कल्स हैं, ऐसे कांग्रेस है और उसके दूसरे तीसरे, वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया के सामने इतनी दहाइयों तक तो हम ये कहते रहे, जिस तरह आप भी कह रही थी कि प्लूरलिस्टिक एक इंडिया है, सेकुलर इंडिया है, वो तो सारा बदल के रख दिया। और ऊपर से जो मुस्तकबिल की जो तस्वीर नजर आ रही है वो बड़ी गनावनी है। इवन जो हिंदुस्तान के अपने जो दोस्त मुल्क है अमेरिका, उन्होंने भी जो अपनी रिपोर्ट निकाली है रिलीजियस फ्रीडम की, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि मोदी के दौर में बीजेपी में ज्यादा रौनियत नजर आती है, ज्यादा जुल्म जबर तशद्दुद की जो मिसालें हमें मोदी के दौर में ज्यादा मिलती हैं। बीजेपी इससे पहले भी इक्तदार में रही है, लेकिन जो जुल्म और सितम मोदी के दौर में हो रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों पर हो, इससे पहले शायद इसकी मिसालें नहीं मिलती। Right, इसमें कोई शक नहीं, आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाजपेयी भी रहे हैं और भी बीजेपी के, वो उस तरह के नहीं थे जिस तरीके से इन मोदी साहब कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको अंदाजा उस वक्त होगा जब ये पानी जो है सर से गुजर जाएगा हिंदुस्तान के अपने माशरे के लिए। और जो कश्मीर में भी जो जुल्म सितम ढा रहे हैं, इनका ये ख्याल है कि 70 साल से अगर कश्मीरी उनके साथ नहीं रहे तो अब कैसे रहेंगे। तो ये भी उनकी भूल है। मैं समझता हूं कि दुनिया को भी अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है मोदी साहब का एजेंडा, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान का अपना एक वजन है, उसकी एक बड़ी इक्तिसाद है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं समझते कि तमाम, सिर्फ मैं मुसलमान ममालिक की बात कर रही हूँ, तमाम मुसलमान ममालिक ही एक हो जाएं, इनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें, हर चीज का इंडिया का बायकॉट कर दें, तो आपको नहीं लगता इसके असरात तो पड़ेंगे, इंडिया हिलेगा जरूर? जी बीबी, हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी होते देखा नहीं है। मुसलमान दुनिया कभी इतनी मुत्तहिद मुझे नजर नहीं आई। वैसे जब इस्लामोफोबिया या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कोई गुस्ताखी की जाए तो उस पर हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर उनको ये करना होगा कि जिस तरीके से कुवैत में या कुछ मुल्कों ने शुरू किया। और हिंदुस्तान के लिए मसला यह है कि दुनिया अपने जो मसलियतें हैं और अपने जो कौमी मफाद होते हैं उसकी खातिर नजर चश्म पोशी भी कर जाती हैं। इसीलिए हिंदुस्तान इज गेटिंग अवे विद इट। मेरी अपनी थ्योरी ये है कि हिंदुस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज बाहर से कम आएगा, उसके अपने अंदर से ज्यादा आएगा। क्योंकि कोई भी इतने 100 मिलियन अगर आप एक अकलियतों को इस तरह दीवार से लगा देंगे तो ये मुल्क कैसे स्टेबल रह सकता है। ये उनकी भूल है, बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ा मैं देख रहा हूं तलातुम हिंदुस्तान के अपने अंदर। और खित्ते में भी मैं आपको बताऊं, खित्ते में भी ये उसकी भूल है कि पाकिस्तान उसका ये पुलिसमैन का किरदार कबूल कर लेगा। पाकिस्तान आपको पता है कि इस मामले में एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन, हम उनके साथ अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात चाहते हैं, अमन भी चाहते हैं, तिजारत भी चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाहमी एहतराम हो और बाहमी मफाद हो। इस तरीके से जब मौके होते हैं, वैसे तो जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ज़मीर बड़े जागते हैं। जब यूरोप में कोई वाक़या होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन ममालिक में वाक़यात होते हैं तो बड़े इनके ज़मीर जागते हैं। लेकिन जब मुसलमान ममालिक की तरफ से कोई बात आती है तब इनके ज़मीर क्यों नहीं जागते हैं? हमने नहीं देखा कि कश्मीर के मामले पर ये लोग बोलते हों, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म इजराइल ढा रहा है वहाँ पर बोलते हों, या अब इंडिया के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर भी किसी की जुबान नहीं खुलती है। ये भी आपका मुशाहिदा दुरुस्त है। मुसलमानों के ऊपर ये ज़रूर रहा है कि यहाँ पे कोई अगर 1 दर्जे की चीज़ की जाए तो 10 दर्जे की दिखाओ, और जबकि मुसलमानों पे जो जुल्म अगर 10 दर्जे का हो तो 1 दर्जे का दिखाओ। ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कह लें या जो भी कहें वो है। और आपको पता है कि 9/11 के बाद से तो पूरी एक तहरीक मगरिब में चलाई गई कि ये सारा शाखसाना जो है टेररिज्म का, ये रेडिकल इस्लाम की वजह से। और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने भी उसका बड़ा फायदा उठाया। हिंदुस्तान ने इस तरह फायदा उठाया कि उन्होंने अमेरिका को कहा, देखें आपके खिलाफ भी
मुसलमान ममालिक से ये उठा था खतरा, और देखिए हमारे लिए भी पाकिस्तान से उठता है, तो चुनाचे हमें आपस में एक पाकिस्तान को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान जाहिर है मुख्तलिफ फोरम्स पर इस पर आवाज़ तो उठाएगा, दुनिया में आवाज़ तो उठाएगा, वो अलग बात है दुनिया सुने ना सुने। पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी तक जो स्टैंड लिया है वो दुरुस्त लिया है। इस मामले में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के कोई भी हुकूमत, यानी इससे बिला तफरीक के पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है, इस्लामोफोबिया पे हमारी कौम हमेशा से यकजा रही है। Yes. अभी भी बड़ा पुरजोर एहतजाज किया है, सफारती सतह पे भी किया है, OIC के अंदर भी मोबिलाइज करने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल है जितनी तवानाई के साथ पाकिस्तान ने आवाज उठाई है, इतनी तो शायद कोई भी नहीं उठा सकता। लेकिन पाकिस्तान को इस पे करना है और करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत ही अकीदत और उन्स रखते हैं। वो किसी तौर पे भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एक हमसाया मुल्क में इस किस्म का काम किया जाए जो उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा चौधरी साहब मेरे साथ थे, थैंक यू सर। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का एक डंका बजता था और लोग फैमिलीज के साथ फिल्म देखने जाया करते थे, मगर फिर ज़्यादा दौर के बाद एक वक्त वो भी आया जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हुई और फिर ऐसी डुबकी लगाई कि कभी दोबारा खड़ी ना हो सकी। अब पाकिस्तानी फिल्म का ये हाल है कि कोई फिल्म पर्दा स्क्रीन पर नमूदार नहीं अभी हुई होती कि उसके उतरने का वक्त आ जाता है। इसकी एक वजह हुकूमती पॉलिसीज़ भी रही हैं और ये बात भी सच है कि पाकिस्तान में फ़िल्म के शोबे को कभी बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, इस तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने बजट 2022-23 में फ़िल्म को एक तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और दूसरा फ़िल्म से वाबस्ता अफराद के लिए भी सहूलतें देने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 1 अरब की सालाना लागत से बाइंडिंग फ़िल्म फाइनेंस फ़ंड कायम करने के साथ साथ फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी शुरू की जा रही है। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स हॉलिडे, नेक्स्ट सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज, नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल का इनकम टैक्स और 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामा की एक्सपोर्ट पर टैक्स रीबेट, जबकि सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। 1 अरब की लागत से नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट और पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी के अलावा नेशनल फिल्म स्टूडियो का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। सिनेमा, प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को CSR का दर्जा भी दिया जा रहा है। गैर मुल्की फिल्म साजों को मकामी सतह पर फिल्म और ड्रामा के मुश्तरका मंसूबों पर रीबेट दिया जा रहा है, यानी छूट दी जा रही है। इन पर 70% मवाद की पाकिस्तान में शूटिंग की शर्त लागू होगी कि पाकिस्तान में आपको शूटिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी, आलात और साजो सामान की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी से 5 साल का इस्तिस्ना होगा। फाइनेंस बिल में तरमीम करके नई फिल्म ड्रामों के लिए आलात मंगवाने पर सेल्स टैक्स 0 और एंटरटेनमेंट ड्यूटी भी इसको ख़त्म किया जा रहा है। इन इक़दामात से नए टैलेंट की हौसला अफजाई होगी और नौजवानों को फिल्म इंडस्ट्री में ज़ाहिर है काम करने का मौका मिलेगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के ये इक़दामात क्या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं या फिर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। फिल्म इंडस्ट्री, ये पूरी जो इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, ये कितना खुश हैं इससे। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं फिल्म स्टार, अदाकारा, मॉडल, एक्ट्रेस रेशम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेशम, आपको पता है 2 दिन पहले मौजूदा हुकूमत ने जो बजट अनाउंस किया है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुकूमत बहुत कुछ लेकर आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले किसी हुकूमत ने फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया था, ये स्टेटस नहीं दिया था। पहली बार किसी हुकूमत ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है फिल्म के शोबे को, क्या कहेंगी आप? जी शाजिया, मैं यही कहूँगी कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फिल्म इंडस्ट्री जब हमने काम किया तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई वारिस नहीं था, बिल्कुल लावारिस थी। तो बहुत सारे सालों से देख रहे थे कि मीटिंग्स हो रही हैं,
बड़ी बहसें हो रही हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, लेकिन एट लास्ट मैं कहूँगी कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। बड़ी खुशाइन बात है, और ख़ास तौर पे जो फनकारों की जो इंश्योरेंस है वो बहुत एक अच्छा कदम है। और बाकी जो है देखें, जो इन्होंने चीज़ें और भी जो अनाउंस की हैं, उससे फिल्म को, सिनेमा को मतलब तरक्की मिलेगी। तो मैं तो अब बहुत थोड़ा काम करती हूँ, लेकिन मैं देखें खुश हूँ कि मेरे आने वाले जो नए फनकार हैं उनको एक मतलब कि छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है। आप देखें कि हुकूमत ने 5 साल तक तो इनकम टैक्स की छूट दे दी है। आपने अगर बाहर से कुछ मंगवाना है, आलात मशीनरी, उससे भी इसको भी बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। मतलब कि एक टॉनिक दे दिया है हुकूमत ने इस फिल्म इंडस्ट्री को। आपको लगता है कि इससे रिवाइवल दोबारा बड़ा जबरदस्त तरीके से होगा? जी, रिवाइवल होगा, लेकिन शायद टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इक्का दुक्का फिल्में आती हैं, बनती हैं, उसमें से एक आध तो हिट होती है। तो जैसे ईद पर फिल्में रिलीज हुई तो देखें ना आपके, उनको जो टाइमिंग है वो सही नहीं मिली, सिनेमाज नहीं मिले, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को सारी टाइमिंग, वो सारे शोज दे दिए गए, और जो इतनी अच्छी फिल्में मतलब 3-4 फिल्में बड़ी रिलीज हुई, तो वो फिर वो बहुत जल्द उनको मतलब फिल्में उतर गई सिनेमा से, और बाहर की फिल्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। ये भी गलत है। अगर पहली बात तो फिल्में बनती नहीं, अगर फिल्में बने तो हमारे सिनेमा ओनर को चाहिए कि उनको प्रॉपर जो है वो अच्छी टाइम। मतलब क्या आप समझते हैं, जाहिर है पहली प्रायोरिटी हमारी अपनी फिल्म होनी चाहिए, ना कि आप जो है वो हॉलीवुड की फिल्म लेके लाकर लगा दो और अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका पैसा सारा डूब हम तो पहले ही मतलब हम सवाल पजीर है ना, हम तो पहले ही सवाल से गुजर रहे हैं। ये एक मैदान खाली है, इक्का दुक्का फिल्म आती है, हिट होती है, फिर मैदान खाली हो जाता है, घोड़े जो है वो दौड़ते हैं, लेकिन जब तक ज्यादा से ज्यादा फिल्में नहीं बनेंगी, बिजनेस नहीं होगा, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हो सकता है। फिलहाल आपको पता है कि इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा फिल्में कराची से बन रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी फिल्में कराची में बन रही उतनी ही लाहौर से बने, और आई होप कि ये जो इन्होंने अपना अनाउंस किया है सारी ये जो चीजें, इससे बेहतरी आएगी फिल्म इंडस्ट्री में, यकीनन आएगी। लेकिन एक शर्त रखी है कि हर चीज आप लोगों को फैसिलिटेट की जा रही है, लेकिन 70% जो फिल्म की शूटिंग है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। नहीं आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सारी फिल्म ऑस्ट्रेलिया बन रही है, इंग्लैंड बन रही है, अमेरिका, पाकिस्तान को भी दिखाना है, ये शर्त लाजमी है। अच्छा, ये शर्त बड़ी अच्छी शर्त है, क्योंकि मैंने जितनी फिल्मों में काम किया, जितने गाने मेरे आपको पता है कि बहुत ज्यादा मकबूल हुए, वो तमाम के तमाम गाने पाकिस्तान के अंदर वो उनकी लोकेशन पे फिल्म आए गए। और मैं कहती हूँ जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में है, हमें तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, और हमें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ जो है अपने फिल्म इंडस्ट्री का मतलब जो काम है पाकिस्तान के अंदर रह के करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान को तरक्की मिले, इंडस्ट्री को तरक्की मिले। हमें मेरा नहीं ख्याल कि बाहर जाना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रेशम हमारे साथ ही, थैंक यू। नाज़रीन, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि पहली हुकूमत ये आई है जिसने फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत। कहाँ देख रहे हैं आप इंडस्ट्री को? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत खुशाइन बात है। ये बहुत सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, और इसको सेलिब्रेट करने का मौका है, इनको इस हुकूमत को अप्रिशिएट करने का मौका है। जो अच्छा काम है वो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, टैक्स हॉलीडे दिया है 5 साल का, टेलीविज़न की इंडस्ट्री, फिल्म की इंडस्ट्री दोनों को मराद दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आगे चल के। सिनेमा को भी मराद मिली है, जो उनके ऊपर टैक्स था उसको भी माफ़ किया है। सो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हमारी पूरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर इस वक्त दौड़ी हुई है। लोगों में एक हौसला बढ़ेगा, लोग पैसा लगाना चाहेंगे, उन्हें पता है कि हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन मिल रही है, सहूलियात मिल रही हैं। स्पेशली फिर वो जो अदाकारों की जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये बड़ा अच्छा कदम है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छी, वेरी गुड। मैं तो जेस्चर को, इस हुकूमत, उस जेस्चर का जो है हुकूमत को शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। और सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट होगी अपनी गवर्नमेंट से कि जहाँ इन्होंने इतने काम किया है वहाँ एक छोटा सा ये भी काम कर दें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए
थोड़ा सा, जैसे हमारे 2 त्यौहार होते हैं, ईद और बड़ी ईद, तो इसमें कम से कम ये है कि पाकिस्तानी फिल्मों को थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए कोई बाहर की फिल्म 1 हफ्ता या 10 दिन तक ना लगे। ये इस ईद पे हुआ है, ये इस ईद पे हुआ है, बड़े लोग इससे अफसुर्दा हुए हैं, बड़े लोगों का पैसा भी डूबा है इसमें। हाँ, बट वो ये पिछले पीछे 2-4 साल पहले ये ऐसा हुआ था, जब हिंदुस्तानी फिल्में यहाँ पर आ रही थी तो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी कि जो भी फिल्म आएगी वो 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आएगी। हम सारी फिल्मों के हक में हैं, बट सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो 2 त्यौहार हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों के लिए मखसूस कर दे वो। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कि अब ये शर्त लगाई है कि 70% जो आपको शूटिंग है वो पाकिस्तान में करनी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह यहाँ के लोग बाहर जाते हैं शूटिंग्स करने के लिए, लेकिन बाहर की जो फिल्में हैं कुछ ऐसे तो रवाबित होंगे, यहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो रिक्वेस्ट की जाए कि आप यहाँ आकर, पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत मनाजिर हैं जो शायद पूरी दुनिया से बहुत अच्छे ज़्यादा मनाजिर हैं, वो लोग अगर आकर यहाँ पर शूटिंग करें तो इंडस्ट्री का रिवाइवल बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सी जब हमारी बाहर की प्रोडक्शन यहाँ पर आएंगी तो वो हमारे लोगों को काम भी मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सबसे बड़ी बात है। और हमारे मुल्क को, हमारी मुल्क की पहचान बनेगा कि ये फिल्म कहाँ बनी हुई है। जैसे बहुत साल पहले भवानी जंक्शन की लाहौर में शूटिंग हुई थी, एवा गार्डनर और ये सारे अदाकार आए थे और फ्लैटीज होटल में ठहरे हुए थे, आज भी कमरे उनके नाम पे दिए हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हुकूमत जैसे अभी ये इंटरेस्ट लिया है, इसमें भी इंटरेस्ट ले कि जो फॉरेन फिल्म प्रोड्यूसर जो है वो पाकिस्तान में अगर नॉर्दर्न एरिया में फिल्म बनाएंगे तो उनको हम इतने % इंसेंटिव देंगे, तो लिहाजा वो फिर खिंचते चले आते हैं लोग। आप उनको 15, 20, 25% इंसेंटिव दें और आप देखें फिर यहाँ पे लाइन लग जाएगी। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर अदाकार डायरेक्टर जावेद शेख साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेने है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, मगर गंदम से लेकर चीनी तक, सब्जी अनाज के बीज से लेकर मशीनरी तक सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और यही वजह है कि मेजर सेक्टर्स में हमारी बरामदाद, एक्सपोर्ट्स कम है और दरामदाद यानी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। नतीजा डॉलर ज़ाहिर है फिर मुल्क में आता कम है, जाता ज़्यादा है, और तिजारती जो डेफिसिट है, जिसे ट्रेड डेफिसिट हम बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, जिससे पाकिस्तानी मईशत तनज़ुली का एक और दर्जा चढ़ जाती है, बढ़ जाता है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जहाँ ज़राअत के शोबे में किसान को बहुत ज़्यादा सहूलियात और मराद देने के दावे किए जाते रहे हैं, वहीं यूरिया और DAP खाद की शॉर्टेज भी उन्हीं का तुरा इम्तियाज़ रहा है। महंगी काश के बाद जब किसान फसल काटता है तो गन्ने और गंदम को बेचने के बाद ना तो उन्हें माकूल पैसे मिलते हैं और ना ही वक्त पर मिलते हैं, लिहाजा वो हाथ मलता रह जाता है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने वफाकी बजट पेश किया तो उन्होंने ज़राअत और किसानों के लिए भी इक़दाम किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमने फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 खरब रुपए रखे हैं ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। वजारत बराए फूड सिक्योरिटी ने प्लानिंग कमीशन और सूबों के ताउन से 3 साला ग्रोथ स्ट्रैटेजी इसको तरतीब दिया है। इस हिकमत अमली का मकसद पैदावार में इजाफा करना है, किसान को खुशहाल करना है, मौसमियाती तब्दीलियों का असरात का मुकाबला करना है, स्मार्ट ज़राअत का फ़रोग और वैल्यू एडिशन है इस सब का मकसद। ज़रई शोबे में जिद्दत और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, लेज़र से ज़मीन हमवार करने, आबपाशी में जिद्दत लाने, म्यारी बीज की फराहमी और ज़रई पैदावार की बरामद के लिए 11 खरब रुपए रखे गए हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज फराहम करने के लिए इक़दामात अगले साल के मनसूबा जात में शामिल हैं ताकि मुल्की और बैन अल-अक़वामी मंडियों में अपना जो शेयर है इसको बढ़ाया जा सके। जबकि ज़रई मशीनरी, ट्रैक्टर, गंदम और चावल, बीज समेत ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होने वाली जो दीगर अशिया हैं और इनकी तरसील जो है इस पर टैक्स को सिफर कर दिया गया है। बजट के आदाद-ओ-शुमार को अगर देखें तो ये नज़र आता है कि ज़राअत के शोबे में तरक्की और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए हुकूमत हमें एक्टिव तो नज़र आ रही है, मगर इन सारे इक़दामात का फ़ायदा अगर किसान को नहीं मिलता और वो फिर भी अपने हक़ के लिए सड़कों पर एहतजाज ही करता रह जाता है
तो फिर पाकिस्तानी मईशत कैसे मजबूत होगी। मैं बात करूँगी मुझे ज़री उमूर के माहिर डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजूदा हुकूमत के ज़रूरी जो इक़दाम हैं इस शोबे में, उसको आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क था, लेकिन अब ना वो ज़राई मुल्क रहा है और ना ही सनती मुल्क रहा है, बल्कि एक ट्रेडिंग इकॉनमी बन गया है। और इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने इस सेक्टर को बड़ा बुरी तरह से इग्नोर किया, और हमारी जो पाकिस्तान में सनत लगी हुई है वो ज़्यादातर जो है एग्रो बेस हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और जब आपका रॉ मटेरियल मुल्क में जो है इतना ज़्यादा ना दस्तियाब होगा कि हमें जैसे टेक्सटाइल को देखें कि उसको कपास उसका बेसिक जो है आपका रॉ मटेरियल होता है, लेकिन आज पाकिस्तान हमारी नाकस पॉलिसियों की वजह से गंदम अपने जो है कपास भी इंपोर्ट कर रहा है। गंदम में किसी वक्त हमारी बहुत सरप्लस क्रॉप हुआ करती थी, हम एक्सपोर्ट भी करते थे, आज हम वो भी इंपोर्ट करने पे आ गए। माजी में हमने देखा कि शुगर भी इंपोर्ट हुई। तो इसकी वजह यह है कि देखें, एक तो पाकिस्तान का जो लेस देन 1% एरिया है जो अंडर एरेबल एरिया है, ज़ेर काश्त एरिया है, हमारा वो दिहाइयों से वो एरिया बढ़ा नहीं बल्कि और सुकड़ गया है। और उसकी वजह यह कि जब आप किसान को जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है दिहाइयों से, जो जनरेशन से अपनी काश्त कर रहा है यहाँ पर, उसकी हमने इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो जो फसल प्रोड्यूस करता था हम उसको औने पौने दामों में ख़रीद लेते थे। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि गंदम की माजी में अगर आप देखें कि जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी उस पर गंदम ख़रीद ली, और वो गंदम हमने माजी में गुज़श्ता सालों में हालिया सालों में देखा कि वो गंदम 2700-2800 रुपये मन तक गई, लेकिन हुकूमत ने उनसे 1300 रुपये में ख़रीदी या 1800 में ख़रीदी। तो वो ग्रोअर जो मेहनत करके अपनी अजनास को लेकर आता है, एक 6 महीने की मेहनत करता है, उसके बाद जब मंडी में लाता है तो उसका बेनिफिट उसको पहुँचाने की बजाय हमारी एक गलत पॉलिसी है जिसकी अब सारा का सारा बेनिफिट जो है मिडल मैन को और ट्रेडर को पहुँच गया। और उस बेचारे किसान की जो हालत आज तक नहीं बदली, वो आज भी फटे हुए बनियान पहन के सुबह फजर के टाइम पे निकलता है। कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि गंदम से लेकर चीनी तक, प्याज और टमाटर तक तो हमें जो है ना वो इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है? जो बज़ाहिर आप समझते हैं कि जो ज़रूरी ज़मीन है उस पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनना शुरू हो गई हैं, इसको इग्नोर किया जा रहा है, ज़रूरी ज़मीनों को ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर हम पैदावारी टारगेट एक तरफ तो अपने मुकर्रर करते हैं और दूसरी तरफ हम ज़रूरी ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर ये टारगेट कैसे अचीव होंगे? फिर तो आपको गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ेगी जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल चीनी भी इंपोर्ट करना पड़ेगी। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जब ग्रोअर की किसान की आमदनी नहीं बढ़ती और वो देखता है शहरों की तरफ जहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो फिर वो ग्रोअर जो है मजबूर होता है अपनी ज़मीन को या तो ठेके पे दे दे अपने जो किसी दूसरे के, या फिर उस ज़मीन को बेच के वो शहरों को शिफ्ट हो जाए। अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। जो शहर जो देहात या एग्रीकल्चर एरियाज़ थे वो जुड़े हुए थे शहरों के करीब। मैं मिसाल देता हूँ, लाहौर में का इर्द गिर्द का इलाका जो है वो तकरीबन 2 लाख टन से ज़्यादा की गंदम पैदा करता था, लेकिन आज सारी वहाँ पर सोसाइटियाँ बन गई हैं। और उसकी वजह यह कि वो किसान जब अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं हासिल कर सकता था तो उसने उनको ज़मीनें बेच दी। इसी तरह से मुरीद के आपसे बढ़कर जो है लाहौर से करीब है, वहाँ अगर मुरीद के से देखें तो नारोवाल तक जो लोगों ने ज़रूरी ज़मीन, जो ज़ख़ीर तरीन ज़मीन थी, बासमती राइस के लिए बेहतरीन ज़मीन थी, वो बिकने लग गई है और वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वजह यही है कि बुनियादी तौर पे जो हमारी ज़रूरी पॉलिसी रही है वो सिर्फ 2 नुक्तों पे ही रही है, उससे आगे नहीं बढ़ी। एक ये था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें, और दूसरा अगर किसान अगर एक्सपोर्ट कर देता है ज़्यादा और प्रोड्यूस करता है तो उसको हम सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट कर दें। मतलब ये कि उसका बेनिफिट फिर दूसरे आदमी को दे दें जिसने ग्रोथ किया था। पिछले साल आपने देखा डीएपी का कितना ज्यादा मसला रहा है, कितनी शॉर्टेज रही है, जो मिल भी रही थी वो ब्लैक में मिल रही थी। तो अब जो टैक्सेस कम हुए इससे जो जाहिर है आपके हालात हैं कि हमारा लास्ट ईयर जो आप जी लास्ट ईयर जो हमारा जो था कि वीट का मैंने देखा कि उससे 28 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्रोड्यूस की गई और फिगर बताई गवर्नमेंट ने। लेकिन जब लास्ट जो सोइंग का टाइम आया वीट का, उस वक्त तक तो उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस नहीं की, जो आपका एक टाइम होता है कि सोइंग के टाइम पे आप उसको अनाउंस करें। और उसके अलावा जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है खाद की, यूरिया की प्राइस देखें तो वो 4000 4,500 पे चली गई, डीएपी 10,000 रुपये तक चली गई और ब्लैक मार्केटिंग हुई। इसके बावजूद कि आपकी जो फर्टिलाइज़र कंपनीज को आप सस्ती गैस सप्लाई करते हो और उसके बावजूद प्राइसेस अगर महंगे मिले, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आपने
सब्सिडी भी दी और किसान तक सस्ती नहीं पहुंची। अब किसान अपनी इनपुट अब ये सारी मराद दी गई है, इसका किसान को फायदा होते कैसे पहुंचेगा, जरा ये बताएं। किसान इससे डायरेक्टली इफेक्ट होगा? जी, अभी जो मराद दी है इसका फायदा इस तरह से पहुंच सकता है कि पहले सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त पानी का मसला है। कुछ इलाकों में, पंजाब में तो फिर भी कुछ बेहतर सूरत हाल है, लेकिन जो सिंध की है वहाँ पानी की बहुत कमी है। हमें पानी को अब एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने बहुत पहले अपने डेथ वारंट पे साइन करके अपना पानी तो इंडिया को दे दिया, उस जो रही सही कसर सी जमात अली शाह ने पूरी कर दी। अब हमें एक एफिशिएंट आपका वाटर इरिगेशन का सिस्टम लाना होगा। पाकिस्तान में जितने भी ग्रोअर हैं वो फ्लडेड इरिगेशन यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत को चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन और आपकी जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि बहुत सारा इलाका जहां पर आपका पोटवार की मिसाल देता हूं कि वहां आप जो है सोयाबीन सीड ग्रो कर सकते हो वहां का, लेकिन पानी खारा है तो वहां पे उनको सरफेस अगर वो ड्रिप के जरिए पानी दिया जाए तो वहां बहुत बड़ी क्रॉप हो सकती है। इसी तरह से आपका जो दालों की जो हम बहुत बड़ी इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान पहले एक एक्सपोर्ट करता था, चना पाकिस्तान का नंबर 1 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज चना भी इंपोर्ट कर रहा है। तो हमें हुकूमत को जो पॉलिसी दी है इसको वेलकम करना चाहिए, साथ ही उन तक जो है इसके बेनिफिट पहुंचे ग्रोअर के, कि जो वो प्रोड्यूस करे उस वक्त ऐसा ना हो कि वो औने पौने बेचना पड़े और उसके बाद मिडल मैन फायदा उठाएं। आज गंदम का देखें जी, जैसे 2200 में गंदम बेची थी, आज वो 2600 की मार्केट हो गई है और बढ़ने जा रही है इसकी प्राइस। तो ये एक अलमिया है हमारी पॉलिसी का जो सही ग्रोअर को सपोर्ट नहीं करती। साथ ही मॉडर्न टेक्निक्स का बहुत सोलर पैनल में हुकूमत ने टैक्सेस में छूट दी है। ज़ाहिरा ट्यूबवेल चलाता है किसान, बहुत ज़्यादा बिल आता है बिजली का, इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सोलर पैनल लगवाएं, जी जी बिल्कुल। साथ ही इसमें जो है सोलर ट्यूबवेल का इंट्रोड्यूस कराया जाए और उसके बाद सोलर ट्रॉलीज भी लगाई जाए, ताकि लोगों को जो है एक मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ आए। 5 इलाकों में पानी आपका जो है ग्राउंड वाटर का लेवल पंजाब में खास तौर पे अपने लाहौर के इर्द गिर्द बहुत नीचे चला गया है, उसको जो है आपको ये ड्रिप इरिगेशन पूरी कर सकती है। वहाँ पर आपके अगर सोलर से चलने वाले ट्यूबवेल हों और जो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मूवेबल हो, उसको भी आप करके कर सकते हैं। दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। हमें सोलर को इस्तेमाल करना होगा। साथ ही हमें जो है अपने लोगों को, ग्रोअर को जो फार्म में है उनकी जो माइग्रेशन है उसको रोकना पड़ेगा। हमें अपने चाइना की तरह उनको एक जो है अच्छा एक लाइफस्टाइल देने के लिए हमें वहाँ पे वर्टिकल जो है कंडोमिनियम टाइप का बना दें, वहाँ पे मॉल अच्छे बन जाएं। लेकिन वो आबादी जो है ना, जहाँ पर वो ग्रोअर बैठा हुआ है, अगर वो वहाँ रहेगा तो आपको पाकिस्तान को ज़राअत में तरक्की मिलेगी। वरना अगर हमने जो पॉलिसी चल रही है, औने पौने हमने ज़मीनें खरीदी और उसके बाद हम अगर उसको कॉलोनियाँ बनाते हैं, तो फिर हमारे पास फूड का क्राइसिस बहुत बड़ा आने वाला है। और पाकिस्तान में तो अब देखिए, अब हमने जो गंदम इंपोर्ट की है वो भी बड़ी महंगे रेट पे की है। $515.49 पे जब गंदम आएगी, जो पाकिस्तान में लैंडेड कॉस्ट उसकी 4400 रुपए मन की होगी, जबकि मुकामी को हमने सिर्फ 2200 दिए। तो ये डिस्टॉर्शन है बहुत बड़ी, जो आपको जो है ग्रोअर को फिर दूसरी क्रॉप्स की तरफ लेके जाएगा। कॉटन एक बड़ी क्रॉप हुआ करती थी, उससे भी स्विच करके अब वो गन्ने की तरफ चला गया है, जो कि पानी भी अब ज्यादा कंज्यूम करता है। इसी तरह से राइस में भी हम फ्लडेड इरिगेशन की बजाय लेजर लेवलिंग करके हम ड्राई उस पर कर सकते हैं और ड्रिप के जरिए वो दे सकते हैं। बहुत टेक्निक्स हैं दुनिया में अवेलेबल हैं, हमें अपने मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शम्सुल इस्लाम, माहिर ज़राई उमूर हमारे साथ है। थैंक यू। मुझे ब्रेन नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या मुल्क में गाड़ियां मज़ीद महंगी होने जा रही हैं या ऑटो इंडस्ट्री में कोई बहरान पैदा होने वाला है? क्योंकि गाड़ियां इन प्रोडक्ट्स में से हैं जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, और मौजूदा हुकूमत इस वक्त इंपोर्ट को ज़्यादा इनकरेज करती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरे नंबर पर बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए, और अगर डॉलर की वैल्यू हमारे रुपए के मुकाबले में बढ़ती जाएगी तो गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा ज़ाहिर है ये होगा। एक इंपोर्ट पर पाबंदी, दूसरा डॉलर की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमत, और तीसरा ऑटो इंडस्ट्री के लिए बनाई गई हुकूमती पॉलिसी है जिसमें टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, और वो फैसला करती है कि गाड़ियाँ कैसे पाकिस्तान में आएंगी। इस बजट में हुकूमत ने 1600 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह को मौजूदा हुकूमत ने 100% से बढ़ाकर 200% कर दिया है, जबकि 50 लाख रुपए या इससे ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3% टैक्स लागू होगा। मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मुतालिक तकरीबन 400 टैरिफ हेडिंग्स पर कस्टम ड्यूटी, इजाफी ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को रैशनलाइज किया गया है। बहुत सी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया गया है या फिर ख़त्म कर दिया गया है,
मगर सवाल ये है कि क्या रेगुलेटरी ड्यूटी कम या ख़त्म करने से सनत का जो मजमूई एक रेवेन्यू है इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं? गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स लगाने से माहिरीन के मुताबिक मजमूई बजट ऑटो असम्बलर्स के लिए ये मनफी इशारा कर रहा है। टैक्सेस के अलावा बची खुची जो कसर है ये पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल जो इजाफा है इससे पूरी हो जाती है। जब ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी पड़ेगी तो लोग गाड़ियाँ चलाने से ज़ाहिर है गुरेज करेंगे। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, जो एक ऑटो पॉलिसी है गाड़ियों पर टैक्सेस के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से, आपको लगता है कि इससे गाड़ियाँ मज़ीद महंगी हो जाएंगी? देखें, वालेकुम अस्सलाम। देखें, यहाँ पर दो तरीके की गाड़ियों की बात हम करेंगे। एक वो गाड़ी जो पाकिस्तान में असेंबल्ड होती है, एक वो गाड़ी जो समंदर पार पाकिस्तानी भेजता है। हाँ। अच्छा, जो समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी भेजता है आपके मुल्क से एक यानी ₹1 का आपका ज़र मुबादला यानी एक पेनी या $1 आपके मुल्क से बाहर नहीं जाता, बल्कि जो गाड़ियां समंदर पार पाकिस्तानी TR बैगेज गिफ्ट के तहत भेजता है, गाड़ी भी आती है और डॉलर ड्यूटी भी आती है। एक गाड़ी तो ये हो गई, और एक गाड़ी वो है जो हमारे मुल्क में असेंबल्ड होती है, जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी और बहुत सारे जो लोकल असेंबलर हैं वो असेंबल्ड करते हैं। वो जो है बाहर से CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं और आपका करोड़ों डॉलर इनकी इंपोर्ट में जाता है। देखिए, आपके मुल्क में कुछ जराए हैं जो डॉलर आपके मुल्क में लाते हैं। एक आपका एक्सपोर्टर है जो आपकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपके मुल्क से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करके वो डॉलर लेकर आता है। दूसरा वो समंदर पार पाकिस्तानी है जो गाड़ी भी बेचता है और डॉलर ड्यूटी भी बेचता है। लेकिन गाड़ियों का एक शोबा ऐसा शोबा है कि यहाँ सिर्फ डॉलर ज्यादा जाता ही है, आता नहीं है। चाहे वो डायरेक्ट आप पूरी गाड़ी इंपोर्ट करें या आप उसके पुर्जे इंपोर्ट करें, डॉलर जाता ही है इस इंडस्ट्री में। नहीं, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। एक वो जो लोकल असेंबलर जो गाड़ियां बनाता है पाकिस्तान में, या वो ब्रांड न्यू गाड़ी मंगाता है, उसमें आपके मुल्क का ज़र मुबादला जा रहा है, डॉलर आपका करोड़ों डॉलर आपका जा रहा है। एक गाड़ी वो है जो समंदर पार पाकिस्तानी आपको भेज रहा है, वो गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। आपको लास्ट ईयर का बता दूं कि जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां भेज रहे हैं, इन्होंने लास्ट ईयर जो है वो $60 करोड़ गाड़ियां भी भेजी और कस्टम ड्यूटी की मद में $60 करोड़ आपको दिया। अब सवाल ये है कि आपके मुल्क के लिए क्या फायदेमंद है? क्या ये लोकल असेंबलर फायदेमंद है, या जो ये समंदर पार पाकिस्तानी जो आपको गाड़ी भेजते हैं और डॉलर ड्यूटी भेजते हैं वो फायदेमंद है? इस वक्त देखें, जो दरमियाना तबका है जो गाड़ी, देखें गाड़ी आज जो है वो नेसेसरी है, लग्जरी नहीं है, लेकिन आपका जो दरमियाना तबका है वो गाड़ियों की खरीद में बेचारा बहुत बुरी तरीके से मार खा गया है, इसलिए कि लोकल गाड़ी आपकी कोटे खरीद में नहीं है। सिर्फ पिछले 5 माह के अंदर टोयोटा, होंडा, सुजुकी और दूसरे जो लोकल असेंबलर हैं उन्होंने 5 मरतबा कीमतों में इजाफा किया है। इस बजट के बाद भी कीमतें बढ़ रही हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस बजट के बाद भी कीमतें बढ़ा रही हैं कंपनीज? जी, अभी लोकल असेंबलरों ने जो है वो गाड़ियों की बुकिंग बंद कर दी है। ये कि जो लास्ट बुकिंग उन्होंने खोली थी वो $182 के हिसाब से बुकिंग खोली थी, लेकिन अब 200 से ऊपर चला गया है, तो लिहाजा वो दोबारा अब जो है कीमतें बढ़ाने की तैयारी में। अच्छा, देखिए, मसला सिर्फ यही नहीं है, जो 4 महीने का टाइम दे रहे थे वो अब 8 महीने का टाइम दे रहे हैं। फिर ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। आज जो लोकल गाड़ी है वो किसी भी हालत में कोटे खरीद में नहीं है। जो सुजुकी ऑल्टो जो 13, 14 या 15 लाख की थी, आज वो 24-25 लाख की हो गई है और उस पर भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये हुकूमत से अपील करनी है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी आपको भेज रहा है वो डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है, आपको 50-60 करोड़ डॉलर सिर्फ कस्टम ड्यूटी की मद में भेज रहा है। इसके अलावा आप ये देखें, आज ही मैंने जो है वो स्टेट बैंक के कुछ फिगर्स सामने में लेकर आया हूँ, जो जनवरी से लेके अप्रैल तक जो आपको समंदर पार पाकिस्तानी जो डॉलर भेज रहा था वो एक बहुत बड़ी रकम भेज रहा था, लेकिन मई के अंदर जाके उस पर ब्रेक हुआ है। तो समंदर पार पाकिस्तानी वो ये समझ रहा है कि हुकूमत ने जो
करोड़ों अरबों डॉलर आपके मुल्क को भेज रहा है। आपने एक उसकी जो स्कीम थी टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत, उसको आपने जो है बैंड कर दिया है। तो समझ रहे पाकिस्तानियों ने आपको डॉलर की ड्यूटी की मद में और प्लस जो वो आपको रेमिटेंस भेज रहा था उसमें भी ब्रेक लग गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त वो इन बातों को महसूस करे और जो समंदर पार पाकिस्तानियों को आपने जो बैंड लगाया है गाड़ियों के ऊपर, खुदारा उसको ओपन करें। आपको आपकी जो एक आमदनी हो रही है उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन मसला तो भी है ना कि आपके पास डॉलर नहीं है यहाँ पे। बाहर से अगर गाड़ी पर गाड़ियां मंगवाएं तो जाहिर है यहाँ से तो डॉलर जाएगा ना। नहीं, आपके मुल्क का डॉलर नहीं जाता। ये जो समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी भेजता है वो गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो आपके मुल्क में गाड़ियां बन रही हैं उसमें आपका डॉलर जाता है। आपका डॉलर ये जो गाड़ियां जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पर पाकिस्तानी भेज रहा है उसमें आपको डॉलर ड्यूटी मिल रही है। आपको मुल्क चलाने के लिए डॉलर की जरूरत है। तो खुदारा वजीर आजम साहब और वजीर खजाना साहब, डॉक्टर साहब, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां आती हैं, ये गाड़ियां भी आ रही हैं और डॉलर भी आ रहा है। खुदारा इस पे आप इस बैंड को खत्म करें और मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर की जरूरत है। और इस वक्त हम आपको 100 करोड़ डॉलर ये समंदर पार, लेकिन ये जो नॉन फाइलर्स पर गाड़ी खरीदने या इंटरनेशनल पेमेंट्स करने पर अब ये जो टैक्स हुकूमत ने बढ़ाया है, ये तो आप समझते हैं ना कि ये दुरुस्त फैसला है? देखें, इसमें जो लोकल गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेस बढ़े हैं, या हम आपको कहें कि कुछ इंपोर्टेड गाड़ियां तो बैंड हो गई हैं, तो आपका टैक्स लगाने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल गाड़ी के ऊपर जो 10% ड्यूटी थी उसको आपने 25% कर दिया। जो सेल टैक्स 12.5% था उसको 17% कर दिया। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने बैंड कर दी है, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये बात को क्लियर किया जाए कि आया आपने क्या किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी आपको भेजता है वो आपके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल में वो पैसे नहीं आते। इसका मकसद ये हुआ कि आपका लॉस नहीं है। आपको ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आ रही है, डॉलर ड्यूटी ला रही है, आपकी विन विन पोजीशन है। आपको खुदारा इसको कंसीडर करना चाहिए, इस बैंड को खत्म करना चाहिए। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि टैक्सेस जो बढ़ाए हैं, ये आपके इल्म में होना भी चाहिए कि जो 4900 अरब का जो ये बजट डेफिसिट है, बजट का खसारा है, हुकूमत ये कह रही है कि इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए गए हैं। ये सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री पर टैक्स नहीं लगाए गए हैं। ये आप देखें, ये जो बजट है, जो बजट आया 2 दिन पहले, आप देखें हर जगह पर, हर शोबे पर हुकूमत ने टैक्स लगाया है। तो जो 50 लाख की गाड़ी ले सकता है, 70-80 लाख की गाड़ी ले सकता है, फिर उसको टैक्स भी पे करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैंने आपको अभी तक ये नहीं कहा कि जी टैक्सेस कम होने चाहिए। मैंने तो आपसे ये बात की है कि जो एक इतना बड़ा रेवेन्यू आपके मुल्क को मिल रहा है डॉलर की शक्ल में, आपने उसके ऊपर बैंड क्यों लगाया है? आपको अगर बैंड लगाना ही है तो आप बैंड उन गाड़ियों पे लगाएं या उस सीकेडी एसकेडी असेंबली पे लगाएं जो आपका मुल्क से डॉलर लेके जा रही है। करोड़ों अरबों डॉलर आपकी सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट होने में हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको नजरसानी की जरूरत है और उस पर बैंड लगाने की जरूरत है। ना कि जो ये समंदर पार पाकिस्तानी आपको जो गाड़ियां और डॉलर ड्यूटी भेज रहा है, खुदारा आप जो है इसके ऊपर कंसिडर करें, इसके ऊपर आप इस बैंड को खत्म करें। बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।